शेखर जोशी की कहानी आशीर्वचन। आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी। टिकट बोर्ड पर प्रायः सभी टोकन उतर चुके थे। टाइम कीपर बाबू गैर हाजिरी नोट कर रहे थे। उसने टोकन उतारकर लेट वाले लाल बक्स में डालना चाहा। तभी टाइम बाबू ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दिया। लाओ, हमें दो श्यामलाल, आज के दिन तुम्हें क्या लेट करें। उसने कृतज्ञता से टाइम बाबू की ओर देखा। दरअसल वह लेट ना होता, लेकिन पत्नी ने घर से चलते समय टोक दिया था। आज तो दाढ़ी बना लो, कैसी घास पात उगा रखी है चेहरे पर। मंगलवार का दिन होने के बावजूद वह दाढ़ी बनाने बैठ गया था। ठीक ही कहती है भगवान, आज की बात और है। टिफिन का डिब्बा रैक पर रखकर वह डांगरी बदलने के लिए खूंटियों की ओर बढ़ा, लेकिन खिसिया कर रह गया। डांगरी और टूल बक्स दोनों ही कल शाम उसने स्टोर में जमा कर दिए थे। सेक्शन के टाइम कीपर ने दूर से ही उसे देख ठीक है कहकर हाथ हिला दिया था, तो भी वह उसके निकट चला आया। टाइम शीट बनाने में व्यस्त लखनलाल ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर सुझाव दिया, दफ्तर में बड़े बाबू से मिलाओ, शायद कोई कागज वागज बनाना हो। शॉप के अंदर चारों ओर कामकाज की शुरुआती दौड़ धूप चालू हो गई थी। असेंबली लाइन में अगली स्टेज की गाड़ियों को ठेलकर बाहर किया जा रहा था और खाली जगह में अधूरी गाड़ियों की सेटिंग कर पिछली कतार में नई गाड़ियां लगाई जा रही थी। हल्ला गुल्ला ठेलम ठेल में कई तरह की आवाजों का शोर शॉप में गूंज रहा था। फैब्रिकेशन शॉप में तैयार माल का ठेलों पर लदान करते हुए मजदूर एक दूसरे की होड़ में चैनल और एंगल ठेलों पर पटकते जा रहे थे, जिनकी खनक में सारी आवाजें डूब गई थी। दूर से फेंका गया एक चैनल ठेले से टकराकर जमीन में एक ओर आ गिरा। पास में खड़े मजदूर ने उछलकर अपने आप को संभाल लिया, वरना उसके पैर पर आ गिरता। ठीक से भाई, नजदीक आकर गिराओ, किसी को चोट चपेट लग जाएगी। श्यामलाल ने उधर से गुजरते हुए कहा। दादा, अव्वल पाजी है यह मुलवा, आंधर की तरह काम करता है, शिकायत से ज्यादा शरारत के स्वर में छेदी बोला। मुल्लू खड़ा खड़ा शैतानी से मुस्कुरा रहा था। वहीं से श्यामलाल की ओर देखकर उसने राम राम दादा कहा। खुश रहो कहकर श्यामलाल आगे बढ़ गया। ग्राइंडर पर लोहा रगड़ने की कर्कश आवाज आ रही थी। पत्थर पर लोहे की रगड़ से उठती चिंगारियों की फुलझड़ी के ऊपर झुके हुए चेहरे को पहचान कर पास से गुजरते हुए श्यामलाल के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, चश्मा पहन लो राम लखन, कहीं लोचन आंख में पड़ गया तो। ग्राइंडर पर झुके आदमी ने शायद उसकी बात सुनी नहीं थी। वह पूर्ववत काम करता रहा। दाईं ओर बड़ी कैंची मशीन पर चादरों की कटाई का काम जोरों पर चालू था। मशीन के प्लेटफॉर्म पर समान नाप की आयताकार लोहे की चादरों का ढेर लगा था, जिन्हें चारों कोनों से एक एक आदमी उठाकर आगे फेंकता। फिर अगली टीम उसी प्रकार चादर को उठाकर मशीन की बेड पर सेट करती और ऑपरेटर की हरकत के साथ क्षण भर में पूरी लंबान कट जाती। फिर दूसरी चादर आगे गिरती और मशीन की खच के साथ टुकड़े होकर दूसरी ओर गिर जाती। यह क्रम अनवरत चल रहा था। श्यामलाल वर्षों इसी मशीन पर काम कर चुका था। तब जवानी के दिन थे। फोरमैन बजरंगी मशीन की आवाज बंद होते ही अपने केबिन से निकल आते थे। दो दो मन की एक चादर उठाते गिराते हफनी छूट जाती। 2 घड़ी सुस्ता न ले तो काम कैसे हो। कभी बहाना बनाना पड़ता, 2 आदमी टट्टी पेशाब गए हैं, लौट आए तो चालू करे। कभी 2 आदमी बीड़ी पीने गए हैं, लौट आए तो चालू करें। हर रोज कचकच रहती। दिन भर काम करते मर जाओ तो भी शाम को अफसरों का थोबड़ा सूजा ही रहता। बस इतना ही हुआ, यही कहते। तंग आकर एक दिन श्यामलाल ने बजरंगी से साफ साफ बात कर डाली थी। साहब, तुमको दिन भर में कितनी चादरों से पूरा पड़ेगा, एक बार बतला दो, रोज रोज की कचकच खिचखिच खत्म हो। बजरंगी कच्चा खिलाड़ी नहीं था कि कुछ कबूल के अपने हाथ कटा ले।
उसने अफसरी झाड़ी। कितना क्या होता है? जितना अगली मशीनों पर रोज माल चाहिए उतना देना है। कैंची मशीन पर ही माल रुक गया तो पंचिंग बैंडिंग कहां से होगी? तब श्यामलाल भी अड़ गया था। अगली मशीनों पर भी आदमी ही हैं, कोई जिन्न भूत तो नहीं? हम तो नहीं जानते। आप अफसर आदमी हो, आपको मालूम होगा खपत कितनी है। उतना हमसे रोज ले लो। कम से कम 100 चादर। बजरंगी ने अपनी ओर से घिस्सा देने की कोशिश की थी। मोटी की पतली? कोई नई बात है क्या? जैसी रोज लगती है। मैंने औसत 100 मोटी चादर की बात की है। फर्श के लिए चौरस काट, उसी हिसाब से समझ लो। पल्लों के लिए पतले गेज की दुगनी लगेंगी। ठीक है, श्यामलाल ने हामी भर दी थी। ठीक है, हम टोकेंगे नहीं। शाम को गिनवा कर जाना, बजरंगी ने चुनौती दी थी। वाह रे मर्दों, एका भी क्या होता है। दूसरे दिन से कैंची मशीन पर लोहे की चादरें ऐसी फरफराती जैसे ताश के पत्ते हों। वह खुद ही मशीन ऑपरेट करता था। 10 चादरों की कटाई के बाद एक बार गुनिया जांच लेता, कहीं ऐंच बांक न रहे, माल खारिज ना हो। सुबह से काम का जो लग्गा लगता, चाय के टाइम तक कोई दम न लेता। चाय के बाद फिर मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा और कि सब काम टच। अब करो आराम दिन भर। फोरमैन बजरंगी को ऊपर से शायद डांट पड़ी थी। तुमने इतने कम काम पर ठेका क्यों दिया? दिन भर मशीन खाली रहती है। पर शेर दिल था बजरंगी, अपनी बात से पलटा नहीं, उल्टे अफसर को हड़का दिया। आप खुद खड़े होकर दिन भर में इतना काम निकलवा लीजिए तो जानो। फोरमैन हो गया तो क्या, था तो अपना ही भाई। ठीक बोला उसने। जो चांगर चलाता है वह जानता है काम की कीमत। श्यामलाल ने सोचा, ऑपरेटर से कहे थोड़ा और पीछे हटकर खड़ा हो, इतना आगे रहने पर कभी चोट खा जाएगा। लेकिन काम के बीच में टोकना उसने ठीक न समझा। मशीन शॉप के पास से गुजरते हुए अचानक उसकी मुलाकात अपने सुपरवाइजर मिश्रा से हो गई। मिश्रा जी सुबह से ही हड़बड़ी में रहते हैं और शाम तक उनकी हड़बड़ी में कभी किसी तरह की कमी नहीं आती। बदकिस्मती से अगर बीच में साहब की ओर से बुलावा आ गया और थोड़ी बहुत टोकाई हो गई तो फिर उनका स्क्रू और ढीला हो जाता है। इस समय शायद ऊपर से झाड़ खाकर लौट रहे थे। श्यामलाल को देखते ही बिफर गए। अभी तक कपड़े नहीं बदले? 10 बजने का टाइम हो रहा है, जाओ डांगरी पहनो। श्यामलाल अपनी सफाई में कुछ कहता, इससे पहले ही मौके की नजाकत को भांपकर मशीन शॉप का सुपरवाइजर यादव मिश्रा के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक और लेकर चल दिया। यह मिश्रा भी हॉलट आदमी है। खराद मशीन पर काम करते हुए राम जी ने हंसकर कहा। फिर जैसे श्यामलाल को सुनाकर ही उसने कहा हो, आज तो श्यामू दादा दूल्हा बनेंगे। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। एक्सल सेक्शन में पटरियों पर चलने वाली बिजली की क्रेन के नीचे खड़े हुए कुछ लोगों की भीड़ ऊपर की ओर ताक कर कुछ बातें कर रही थी। शायद गरारी से जंजीर फिर उतर गई थी। इस क्रेन का यह मर्ज पुराना हो गया है। अब मशीन भी पुरानी हो चली है। कुछ नहीं तो 30 साल तो हो ही गए होंगे इसे लगे हुए। तब श्यामलाल की लड़कपन की उम्र थी। कभी कभार गरारी से चेन उतर जाती तो उसकी खोज होती। सुपरवाइजर लाहड़ी पुकारते, ओरे ओ ताड़ीबाज छोकरा, कहाँ गया? बुलाओ उसको। वह जूते उतारकर बंदर की तरह चेन पकड़कर ऊपर चढ़ जाता और पटरी पर बैठ चेन को गरारी में फंसाकर फिर वैसे ही नीचे उतर आता था। एक बार ऐसे ही मौके पर उसने झुंझलाकर लाहड़ी दादा को टोक दिया था। साहब जी, हम ताड़ी फाड़ी नहीं पीते, आप हमको ताड़ीबाज मत बोला करो। हो कर हंस दिए थे लाहड़ी दादा। ओरे बेटा, तुम वही माफिक चेन पर चढ़ता जिस माफिक अमरा गांव में ताड़ी उतारने वाला पेड़ पर चढ़ता, इसलिए हम तुमको ताड़ीबाज बोलता। एक नई उम्र का लड़का चेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन उसके पैर रह रहकर फिसल जाते। टांगों से कैंची मारो, कैंची, और तलुओं के बीच से चेन को दाबो, वहीं खड़े खड़े श्यामलाल ने हिदायत दी। फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने झपट कर एक दूसरे कारीगर का कंधा छूकर पूछा, बिजली की लाइन बंद कर ली है ना? शायद यह चूक हो गई थी। वह आदमी दौड़कर मीटर ऑफ कराया। अभी वह ऊपर से झटका खाकर गिरता तब समझ में आता। वह बुदबुदाया, आज ज्यादा जोर से बोलने का दिन नहीं है। यह ख्याल आते ही वह वहां से हट गया। शॉप से निकलकर वह ऑफिस में पहुंचा तो दरवाजे पर ही बड़े बाबू से सामना हो गया। बगल में 3-4 मोटी मोटी फाइलें दबाए बड़े बाबू बदहवास से साहब के चैम्बर की ओर जा रहे थे। बाबूजी, हमारे कागजात। वह इतना ही कह पाया था कि बड़े बाबू ने अपनी नाटकीय मुद्रा में उसे टोक दिया। हमें भी फिक्र है भाई तुम्हारे कागजात की, शाम तक तैयार हो जाएंगे। जाओ, घूमो फिरो, मौज करो। उनके स्वर में झुंझलाहट भी थी और अवसर के अनुकूल सहानुभूति भी। वह दफ्तर के बाहर बरामदे में पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गया। जेब से बीड़ी का बंडल निकालकर उसने बीड़ी सुलगाई। दफ्तर का मैसेंजर सीताराम पुरानी फाइलों से चिट्ठियों को निकालकर नए जिल्द चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। श्यामलाल की नजर मिली तो उसने बीड़ी का बंडल दिखाकर सीताराम का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। सीताराम शायद बीड़ी लेने आ ही जाता, तभी कहीं किसी कमरे से घंटी बजी और वह उठकर उधर चल दिया। बीड़ी का आखिरी कश खींचकर श्यामलाल उठ खड़ा हुआ। आज समय जैसे थम गया था। श्यामलाल ने कारखाने का फिर एक और चक्कर लगाया। इस बार उसने बाहरी परिक्रमा की। पेंट शॉप और बढ़ई खाने से गुजरते हुए 2-4 कारीगरों के हाथ सामान्य ढंग से बंदगी में उठे थे। वे सभी अपने अपने धंधे से व्यस्त थे। पेंट शॉप के कारीगर मिट्टी के तेल के एक बड़े पीपे को लुढ़का कर ले जा रहे थे। वे सभी कमर झुकाकर दोनों हाथों से पीपे को आगे ठेलते हुए उसे सीध में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नई उम्र के लड़कों के लिए यह एक तरह का खेल भी हो रहा था और वे बीच बीच में पीपे को पैर से ठेल देते थे। सीमेंट के पक्के फर्श पर पीपे की गति बढ़ जाती और सयानी उम्र के कारीगरों को अपनी चाल तेज करनी पड़ती थी। इस व्यस्तता से सभी का ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित था। कुछ पेंटर जिनकी नाक और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, स्प्रे मशीन से गाड़ियों की रंगाई करने में जुटे थे। उसकी आंखें उन नकाबपोशों के बीच छोटे लाल को ढूंढने लगी। आज छोटे लाल से उसकी कहासुनी की माफी मांगनी है। कुछ वर्षों पहले एक बार छोटे लाल से गाली गुप्ता हो गई थी। कसूर छोटे लाल का भी नहीं था। दिन भर की आउटपुट देने की गड़बड़ी में सुपरवाइजर ने उनकी गाड़ी असेंबली लाइन से बाहर निकालकर पेंट शॉप में खड़ी करवा दी थी। पाइप लाइन के ब्रैकेट बांधने शेष थे। श्यामलाल पेंट शॉप में ही गाड़ी के नीचे घुसकर काम कर रहा था कि छोटे लाल ने ऊपर चढ़कर बॉडी में पेंटिंग शुरू कर दी। यह कोई अनोखी बात नहीं थी। पेंटर लोग अपना दिन भर का कोटा पूरा करने के लिए असेंबली लाइन से ही रेगमार्क साफ सफाई शुरू कर देते थे। न जाने कब छोटे लाल बॉडी से उतरकर नीचे आ गया और उसने एक किनारे से गाड़ी के निचले हिस्से में स्प्रे गन चला दी थी। श्यामलाल का चेहरा पूरी तरह भूत बन गया था। आंखों में मिर्चें लगने लगी थी। इससे भी ज्यादा तकलीफ उसे पेंट शॉप के कारीगरों की खिलखिलाहट से हुई थी, जो मिट्टी के तेल के पुचाड़े से उसका मुंह पोंछते जाते, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते जाते थे। पेंट की फुहारों के कारण चारों ओर कुहासा सा छा गया था। छोटे लाल न मालूम किस गाड़ी में था। पेंट शॉप पार कर वह आरा घर की ओर बढ़ा। बढ़ई लोग दिन भर के काम के लिए ताजा चिरान लिए हुए तख्तों को छांटने में व्यस्त थे। चिरान की हुई लकड़ी के ढेर में से गांठ और तड़क वाले तख्तों को एक ओर हटाकर हर एक को अच्छे माल की तलाश थी। श्यामलाल उनके पास से होकर गुजरा, लेकिन भारी लंबे तख्तों को हाथों में उठाए अपना संतुलन बनाए चल रहे 1-2 कारीगरों ने उसे रास्ता देने के लिए हाँक दी तो वह एक ओर हटकर खड़ा हो गया।
एक एक कर जब सभी 8-10 कारीगर आरा घर से निकलकर बढ़ई खाने के अंदर चले गए और चिरान करने वाले लकड़ी के स्लीपरों को उठाने धरने में जुट गए, तो उसने आरा घर में चारों ओर एक नजर डाली। उसकी खोजी निगाहें कुछ ढूंढ रही थी। वर्षों पहले ऐसे ही किसी बहाने से वे लोग आरा घर में आकर टोह लिया करते थे और एक दिन मौके पर माल पकड़ में आ गया था। बात निकासी के वक्त फुन्नन की तलाशी में जेब से साबुन की बरामदगी से शुरू हुई थी। उस पर चार्जशीट लगी थी और चोरी के इल्जाम में जुर्माना हुआ था। बातों बातों में बड़े लोगों की बड़ी चोरियों की सुगबुगाहट हुई थी और आरा घर में किसी के पलंग के लिए टीक की लकड़ी का चिरान होने तक आ पहुंची थी। वे बड़े घमासान के दिन थे, लेकिन सत्य की जीत होती है। आखिर वही हुआ था। चीफ साहब का न्याय कहो या फिर कारीगरों की अड़ कि चोर का मुंह काला हो ही गया था। आरा घर से निकलकर वह केमिकल स्टोर की ओर मुड़ा। स्टोर का दरवाजा बंद था। बाहर एक स्टूल पर बैठा टुन्नू ऊँग रहा था। शायद आज सुबह से ही टुन्न है, अव्वल गंजेड़ी है। कस टुन्नू, तिवारी जी का कोट धो दिए हो? उसने मजाक किया। आज भरपूर मजाक कर ले। कल से कहाँ टुन्नू, कहाँ श्यामलाल। कहा बताई भैया। टुन्नू झेप गया। स्टोरमैन तिवारी जी हाथ में चाबी का गुच्छा लटकाकर सामने से खरामा खरामा चले आ रहे थे, इसलिए वह पेशाब घर की ओर मुड़ गया। तिवारी के कोट का किस्सा श्यामलाल के दिमाग में घूम रहा था। वह खड़े खड़े मुस्कुराने लगा। आड़ में पेशाब कर रहे रामदीन ने निपट चुकने पर चुटकी ली। क्या दादा श्यामलाल, बहुत मुस्किया रहे हो? आज बड़ी खुशी हो रही है। अरे नहीं भाई, श्यामलाल ने सफाई दी। असली बात बताए बिना चारा नहीं था। उसने कहा, टुन्नुआ स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। उससे हमने पूछा, तिवारी का कोट धो दिए हो? इसी बात पर हंसी आ रही थी। रामदीन प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, जैसे उसे इस बात का सींग पूछ मालूम ना हो। श्यामलाल बताने लगे, तुम लोगों की भर्ती से पहले का किस्सा है। एक बार जाड़ों में तिवारी जी ने कंजूसी के मारे सुबह सुबह अपना ऊनी कोट टुन्नू को देकर कहा कि बाल्टी में पेट्रोल लेकर उसमें कोट को डुबोकर स्टोर के किसी कोने में आड़ में रखाओ। दोपहर में फिर कहा, अब मैल उतर गया होगा, खिड़की के पास फैलाकर टांग दो। शाम को ऑर्डर दिया कि जाओ, अब कोट सूख गया होगा, ले आओ। ताज्जुब की बात, उस दिन कुछ ऐसी होनी हुई कि ऑडिट वालों के चक्कर में तिवारी दिन भर दफ्तर में ही अटके रहे। एक बार भी स्टोर में नहीं जा पाए। शाम को टुन्नू ने जो बताया उसे सुनकर तिवारी के होश उड़ गए और वह भागे भागे स्टोर में पहुंचे तो अपना माथा पीट लिया। टुन्नू ने क्या कहा था? रामदीन ने जिज्ञासा की। टुन्नू बोले थे, साहिब अभी चुवत है, कहकर श्यामलाल ठहाका लगाकर हंसे और बात पूरी की। टुन्नू ने पेट्रोल की जगह मोबिल में कोट डुबो दिया था। रामदीन पेट पकड़कर बैठ गया। अपने अनुभव की बातों के प्रति रामदीन की अज्ञानता साबित करने के लिए ही जैसे श्यामलाल ने सहसा पूछ लिया, अच्छा बताओ, वो क्या चीज है? रामदीन अटकल लगाकर बोला, कोई पुरानी सीढ़ी वीढ़ी होगी, कोई खास चीज है क्या? केमिकल स्टोर के उस पार वर्षों पुराना लोहे का कबाड़ पड़ा था। धूप और पानी की मार से जंग खाकर वह इस लायक भी नहीं रह गया कि नीलामी में दिया जा सके। टूटे बक्सों और चादर की कतरनों के ढेर के बीच पाइप की एक रेलिंग अपना सिर उठाकर झांक रही थी। उसी की ओर श्यामलाल ने इशारा किया था। हाँ, खास चीज है ना, इसीलिए तो दिखा रहा हूं। आंखों में चमक लाकर श्यामलाल बोला, तुम लोग तो नए नए आए हो, अब वह सख्ती कहाँ। हम लोगों ने कैसे कैसे दिन काटे हैं इस कारखाने में। हाँ सुना है, अंग्रेजों के जमाने में थोड़ी सी गलती पर टोकन उतार देते थे। रामदीन ने अपनी सीमित जानकारी के बूते पर उसका समर्थन किया। अंग्रेजों के जमाने की बात छोड़ो, उसके बाद भी बड़ी सख्ती रही। वर्षों तक यही रवैया रहा। शाम को निकासी के टाइम इसी लोहे के बैरियर से उछल कूद कर निकलना पड़ता था। कभी कभी सिक्योरिटी वाले कमरे में नंगा झोरी तलाशी देनी पड़ती थी। हम लोगों ने ऐतराज किया, बैरियर से निकलना हो तो सभी निकले, नंगा झोरी हो तो सबकी हो। बाबू लोग
सुपरवाइजरान और अफसर लोग कोई अनोखे दूध के धुले नहीं हैं। हम भी आजाद देश के आदमी हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले कानून है। हमने कहा हम दिखाते हैं कानून। एक दिन बड़ा आंधी तूफान आया। दफ्तर, सिक्योरिटी ऑफिस, सब जगह खिड़की दरवाजे बंद थे। हम 8-10 आदमी चुप्पे से जाकर बैरियर को टांग लाए और वहां उस नाले में फेंक दिया। शाम को खोज हुई। बड़ा हल्ला मचा। भारी इंक्वायरी बैठी, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि बैरियर कौन उठा ले गया। तब से कुछ ढील हुई। शायद ऊपर वाले भी उतने में ही समझ गए कि मामला संगीन है। वही बैरियर है यह। कारखाने का बाहरी चक्कर पूरा कर वह यार्ड में पहुंचा ही था कि उसकी नजर वेलफेयर के नेता लोगों पर पड़ी। वे लोग अभी अभी गेट पर अपनी हाजिरी लिखाकर अंदर आ रहे थे। उनके हाथों में कुछ पैकेट और कपड़े की एक पोटली में फूल मालाएं थी। आज के आयोजन के लिए खरीद फरोख्त कर वे लोग अब घर से चले आ रहे थे। आओ भाई श्यामलाल, हम तुम्हारा दहेज ले आए हैं, हंसते हुए बसंत लाल ने कहा। कारखाने में यह एक अच्छी परंपरा बन गई थी कि नौकरी से रिटायर होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उस दिन एक जोड़ा नए कपड़े जूते भेंट किए जाते। छुट्टी से पहले सब लोग कैंटीन हॉल में बैठकर उसे विदाई देते और अंत में फूल मालाएं पहनाकर साथ साथ गेट से निकलते थे। दफ्तर के ही एक गलियारे में श्यामलाल ने अपने पुराने कपड़े उतारकर नया सफेद धोती कुर्ता पहना, सफेद किरमिज के नए जूते पहने। ओम प्रकाश ने उसके सिर पर सफेद टोपी की नोक और कंधे पर सफेद गमछे की सलवटें ठीक करते हुए चुटकी ली। तुम तो दादा सचमुच दूल्हा लग रहे हो। आज भौजी को भी लेते आते तो हम लोग बारात की विदाई करते। ले आ अपनी दीदी को। श्यामलाल अपनी उदासी को छिपाने के लिए मुखर हो उठा। सीताराम ने आकर खबर दी, बड़े बाबू का बुलावा था। तुम्हारे कागज तैयार है भाई, शाम को जाते समय ले जाना। चलो साहब से मिल लो, वह मिलना चाहते हैं, बड़े बाबू ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। श्यामलाल को थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में खुशी भी थी कि साहब ने आज उसे यह महत्व दिया है। हाकिम हुक्कामों से मेल मुलाकात बातचीत का उसे अभ्यास न हो ऐसी बात न थी। एक जमाना था जब कारीगरों के किसी भी मामले पर बात हो, श्यामलाल की उपस्थिति जरूरी समझी जाती थी। उसकी बात का वजन होता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से वह थोड़ा पीछे हट गया था। नई उम्र के लड़के नेतागिरी के लिए कुछ ज्यादा ही आपाधापी करने लगे थे। काम करने का भी एक तरीका होता है। लगे ही नहीं कि तुम नेता हो और लोग मन ही मन तुम्हें नेता माने। यह क्या कि दिन भर लंबा कुर्ता पायजामा पहनकर MP MLA बने रहो। डांगरी से परहेज करो, बात बात पर भाषण झाड़ो। न हाथ में कोई हुनर, न बात में कोई दम। कौन तुम्हारी सुनेगा? अरे इतना दम रखो कि कारीगरी की बात आ जाए तो तुम सा कारीगर दूसरा ना मिले। मरने मिटने की बात आए तो तुम्हारा खून पसीना सबसे पहले बहे। बानक बनाने, गुटबाजी करने और अफसर के अगाड़ी पिछाड़ी फिरने से कुछ नहीं होता। अपने ख्यालों की रौ में श्यामलाल को यह भी ध्यान नहीं रहा कि बड़े बाबू के साथ चलते हुए वह साहब के कमरे में पहुंच चुका है। बैठिए, साहब ने अपनी कुर्सी से उठकर हाथ बढ़ाते हुए कहा। साहब से मुलाकात यूं तो एक औपचारिकता ही थी। मुश्किल से 5 या 6 महीने पहले उन्होंने इस कारखाने का भार संभाला था और तब से वह स्वयं अपनी 2 महीने की बकाया छुट्टियां काट चुका था। अभी तो साहब के लिए जैसे रामलाल वैसा श्यामलाल। होते सेन साहब, होते मल्होत्रा साहब और वो जान साहब तो कहते, हाँ भाई श्यामलाल, तुमने इस कारखाने को अपना खून पसीना दिया है। तुमने फलाना काम किया, फलाना काम किया। आज जा रहे हो, कारखाना तुम्हें याद रखेगा। तुम भी हमें कहाँ भूल पाओगे। लेकिन ये नए साहब क्या कहेंगे? लेकिन साहब के व्यवहार में शालीनता थी और अपनापन भी। श्यामलाल को लगा जैसे उन्हें उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। अफसर के 10 कान होते हैं, 10 आंखें होती हैं, तभी तो आदमी अफसर की कुर्सी पर बैठता है। साहब ने उसकी घर गृहस्थी के बारे में पूछा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी चाकरी की जानकारी ली। पूछा कितने शादी ब्याह निपटा दिए।
बड़े बाबू से जानना चाहा कि उसे कितनी पेंशन मिल जाएगी। बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता प्रकट की और जब भी किसी तरह की दुख तकलीफ में सेवा मदद की जरूरत हो, कारखाने वालों को अपने परिवार का सदस्य समझकर याद करने का आग्रह किया। साहब ने एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बड़े बाबू ने उठकर जैसे चलने का संकेत कर दिया हो, वह साहब को हाथ जोड़कर लौट आया। लंच की समाप्ति का हुटर हो चुका था। आज उसने भोजन नहीं किया था। शायद साहब और बड़े बाबू अब लंच पर जाएं। उसका टिफिन करियर सेक्शन में ही रखा हुआ था, लेकिन उसे रत्ती भर भूख नहीं थी। नेता गंगाराम ने ऑफिस के गलियारे में ही सीताराम को भेजकर सबके लिए कैंटीन से जो चाय पकौड़ी मंगा दी थी, वही खाकर उसकी भूख मर गई थी, या जाने और कोई कारण रहा हो। दफ्तर से निकलकर वह इस बार नए कपड़ों में कारखाने के हर सेक्शन का चक्कर लगाया। उसकी बदली हुई वेशभूषा ने जैसे लोगों को याद दिला दिया था कि उनका वह साथी आज अपना टोकन आखिरी बार उतारने वाला है। वह पूरे कारखाने में एक एक कारीगर, मजदूर और इंचार्ज से जाकर मिलता रहा। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में उसके पहुंचने तक लोग अपने हाथ का औजार जमीन पर रख तेलहा हाथों को जूट से पोंछ पोंछ कर या चलती मशीन का स्विच बंद कर आगे बढ़ाते। कोई उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर मौन विदाई देता, कोई अखबार में भरकर भेंटता, तो कोई कम उम्र का कारीगर पैरों घुटनों को छूकर बंदगी कर लेता था। न जाने पुराने संदर्भों की याद कर कितनी बार उसकी आंखें भर आई, कितनी बार गला रुंधाया। कई बार उसे लगा कि मिलने वाले की भी आंखें छलछला रही है। वह कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पा रहा था। हाथों के संपुट में उंगलियों की जकड़ और गहरी हो जाती। अंकवार में दिलों की धड़कन एक दूसरे से होड़ लेने लगती। पैरों पर झुके कंधों पर रखी 10 अंगुलियों में कंपन बढ़ जाता। समय कम था, मिलना सभी से था, वह आगे बढ़ जाता। छुट्टी से घंटा भर पहले एक छोटा हूटर हुआ था। लोगों को जैसे मालूम था कि यह किस बात का संकेत है। मशीनों का स्वर धीमे धीमे मंद पड़ गया। शॉप में चारों ओर उठती हुई खटर पटर की आवाज सहसा बंद हो गई। लोग अपने टूल बॉक्स बंद कर हाथ पांव धोने के लिए पानी की टंकी की ओर जाने लगे। थोड़ी देर में कपड़े बदलकर हाथों में खाली टिफिन कैरियर लिए या थैले लिए कारीगरों का हुजूम कैंटीन हॉल की ओर बढ़ चला। पूरे हॉल में दरी बिछी हुई थी। दरवाजे के पास एक लंबी मेज के इस ओर 8-10 कुर्सियां लगी थी। मेज पर नीला कपड़ा बिछा था और बीच में एक गिलास में फूल सजाकर रखे हुए थे। लोग एक एक कर आकर दरी पर बैठते गए। थोड़ी देर में नेताओं का दल श्यामलाल और बड़े साहब को लेकर ऑफिस ब्लॉक में कैंटीन हॉल की ओर जाता दिखाई दिया। साहब के पीछे पीछे फोरमैन, बड़े बाबू और दूसरे लोग भी चले आ रहे थे। बीच की कुर्सी में श्यामलाल को बिठाकर बगल की कुर्सी में साहब बैठ गए। बाकी बची हुई कुर्सियों में फोरमैन, बड़े बाबू और नेता लोग आकर बैठे तो वेलफेयर नेता अलख नारायण ने कार्यवाही प्रारंभ होने की घोषणा के साथ आयोजन के महत्व पर छोटा मोटा भाषण दे डाला। अलख नारायण शायद अपना भाषण कुछ देर और चालू रखता कि हाथों में फूल मालाओं की पोटली लिए हुए गंगाराम ने उसके कान में कुछ कहा और अलख नारायण ने तत्काल बड़े साहब से श्यामलाल को माला पहनाने का निवेदन कर डाला। गंगाराम के हाथ से एक माला लेकर साहब ने श्यामलाल को पहनाई, हाथ मिलाया और फिर पद के क्रम में एक एक व्यक्ति से अनुरोध किया जाता, उसे माला दी जाती और वह श्यामलाल को माल्यार्पण करता जाता। इस तरह जब सभी सेक्शन और सभी वर्गों का माल्यार्पण में प्रतिनिधित्व हो चुका तो उपहार प्रदान करने का क्रम चला। पहले कमेटी की ओर से एक डिब्बा मिठाई और एक छाता बड़े साहब के हाथों प्रदान करवाया गया। श्यामलाल के सेक्शन वालों ने एक अटैची भेंट की तो किसी हितैषी कारपेंटर ने उसके बुढ़ापे के सहारे के लिए छड़ी बनाकर भेंट में प्रस्तुत कर दी। उपहारों का क्रम समाप्त होने पर एक बार फिर भाषणों का दौर चालू हो गया। विरोधी पक्ष का नेता प्रेमचंद बार बार अलख नारायण को घूर रहा था। अलख नारायण उसे आमंत्रित न करता तो स्वतः उठकर भाषण देने लगता, इसलिए अलख नारायण ने उसे सादर आमंत्रित कर अपनी इज्जत बचा ली। जो भी 2 शब्द कहने के लिए खड़ा होता वह विस्तार से श्यामलाल के व्यक्तित्व का, उसकी कारीगरी का और कारखाने के लिए की गई उसकी सेवाओं का गुणगान करता। श्यामलाल ने अपने सामने बैठे हुए कारीगरों पर एक नजर डाली।
पिछले कुछ वर्षों में उसके साथ के प्रायः सभी लोग रिटायर हो चुके थे। यह कारीगरों की बिछली और एकदम नई पीढ़ी थी, अधेड़ और युवा उम्र के लोग। वह नेताओं के भाषण भी सुन रहा था। सुनी सुनाई बातों पर वे लोग उसका उसके जमाने के कारखाने का चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। उसने सोचा, अगर अलख नारायण ने उससे भी बोलने का अनुरोध किया तो वह बताएगा उन्हें उस कारखाने के बारे में, कारखाने के पुरखों के बारे में, जिन्होंने इसकी एक एक ईंट रखी है। उस जमाने के बारे में जब सर उठाने का मतलब सर कटाना होता था। उन जीतों के बारे में जिन्हें जीतना आसान नहीं था। उन हारों के बारे में जिन्हें भूलना आसान नहीं है। वह उन्हें हुनर की इज्जत करने के लिए कहेगा। वह उन्हें अपने औजारों से प्यार करने के लिए कहेगा। वह उन्हें अपने शरीर की हिफाजत करने के लिए कहेगा। ठेले पर चैनल फेंकता मुल्लू, कैंची मशीन का ऑपरेटर, पटरी क्रेन वाला लड़का, ग्राइंडर पर खड़ा रामलखन उसकी आंखों के आगे घूम गए। उसने सोचा, वह उन्हें हमेशा न्याय का साथ देने और न्याय से लड़ने के लिए कहेगा। भाषणों का दौर चालू था। भाषण से ही नेता की पहचान होती है। कौन 19 पढ़ता। अलख नारायण ने साहब से 2 शब्द कहने की प्रार्थना की। लोग चोरी छुपे अपनी घड़ियों की ओर देखने लगे थे। साहब ने अपने संक्षिप्त भाषण में लोगों से मिली जानकारी के आधार पर श्यामलाल जैसे कर्मठ, ईमानदार और हुनरमंद आदमी की वर्कशॉप परिवार से जुदाई पर दुख प्रकट किया और उम्मीद की कि उन्हें श्यामलाल जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा कि वे अपनी जिम्मेदारी का भली प्रकार निर्वाह कर सकें। उन्होंने अपनी ओर से, कारखाने के हर सदस्य की ओर से श्यामलाल के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी पारिवारिक जीवन की कामना के साथ अपना भाषण समाप्त किया। साहब के भाषण पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्यामलाल से आशीर्वचन देने का आग्रह किया गया। श्यामलाल उठा। गला खखार कर उसने अपना भाषण शुरू किया। बड़े साहब जी, फोरमैन साहब, बड़े बाबू, सुपरवाइजर साहबान और भाइयों। इस संबोधन के साथ वह हर बार संबोधित व्यक्ति की ओर देख हाथ जोड़कर सिर झुका देता था। हम जब सबसे पहले इस कारखाने में आए थे तब आप लोगों में से बहुत से भाई पैदा नहीं हुए होंगे और बहुत से भाई घुटनों चलते होंगे। वह जमाना। हाल के कोने से किसी ने टूक छोड़ी। अब भाई रामायण शुरू। लोगों की नजरें उस ओर उठी। श्यामलाल ने सुना भी या नहीं कहा नहीं जा सकता। वह अपनी रौ में था। बड़ा घमासान का जमाना था। तभी छुट्टी का सायरन चीखा। लोग उठने के लिए उतावले हो रहे थे। शहर की सीमा से प्रायः 15 किलोमीटर दूर इस कारखाने में आधे से अधिक लोग निकट के एक छोटे स्टेशन पर रेलगाड़ी से आए जाया करते थे। रेलगाड़ी छूट जाने पर मीलों पैदल या किसी की साइकिल पर लद कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता था। इसी कारण लोगों में यह बेचैनी हो रही थी। जो लोग मेज के पीछे खड़े थे वे धीरे धीरे खिसकने लगे। अब लोग अपनी कलाई घड़ियों की ओर चोरी छिपे नहीं देख रहे थे, बल्कि एक दूसरे से अपनी घड़ियों के समय का मिलान भी करने लगे थे। श्यामलाल का भाषण जारी था। यहां तब पीने का पानी नहीं मिलता था, कैंटीन नहीं थी, बात बात पर डिस्चार्ज मिल जाता था। अलख नारायण ने लोगों से अपील की कि वे शांति से बैठे रहें। श्यामलाल दादा के भाषण के बाद उनका जयकारा बोला जाएगा। लोगों को जैसे अपनी बात कहने का मौका मिल गया था। आवाजें उठने लगी। गाड़ी छूट जाएगी। मीटिंग 2 घंटे पहले रखा कीजिए। सारा टाइम तो नेता खा जाते हैं। अलख नारायण ने प्रकट में निवेदन किया, श्यामलाल जी सबको आशीर्वाद दे दें। श्यामलाल के आशीर्वचन का भी इंतजार लोगों ने नहीं किया। एक कोने से आवाज उठी, हमारा साथी श्यामलाल। सम्मिलित कंठ स्वरों से हाल गूंज उठा, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्यामलाल जिंदाबाद, श्यामू दादा जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दादा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेज के सामने लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे थे। एक आता श्यामलाल से हाथ मिला आगे बढ़ जाता। दूसरा आता हाथ बढ़ाकर उसके शरीर को छूकर अपने माथे पर हाथ लगा लेता। तीसरा झुककर बंदगी करता। चौथा, पांचवा, छठा, एक के बाद एक। श्यामलाल की आंखें धुंधला गई। पहचान नहीं पाए कौन हाथ मिला गया,
किसने मेज के नीचे हाथ डालकर पैर छुए, कौन सिर झुकाकर सामने से चला गया। श्यामलाल रुंधे गले से कहता रहा, खुश रहो, खुश रहो। फिर वैसा भी नहीं कह पाया। शून्य में देखकर सिर्फ सिर हिला देता। जब जाने वालों का रेला थमा और हाल में थोड़े से लोग रह गए तो श्यामलाल ने फिर अपना भाषण जारी रखने का प्रयत्न किया, लेकिन भावावेग में वह कुछ बोल नहीं पाया और हाथ जोड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अंत में अपने साथियों और नेता लोगों के साथ बड़े साहब के बगल में चलता हुआ श्यामलाल गेट पर पहुंचा। उसने मुड़कर कारखाने की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर सिर नवाया और गेट से बाहर निकल आया। जो सोचा था वह न कह पाने का उसे कोई मलाल नहीं रहा। क्या होगा कुछ कहकर भी। हमारा कुरुक्षेत्र था, हमने लड़ा, इनका कुरुक्षेत्र ये लड़ेंगे। जीना है तो लड़ना है। हाल में बैठे हुए होनहार नई पीढ़ी के कारीगरों की मोहनी सूरत उसकी आंखों के आगे तैर गई।